नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने आहड़ सभ्यता स्थल के बारे में पढ़ा था और उससे पहले पढ़ा था कालीबंगा के बारे में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें 4 सभ्यता स्थल आपको पढ़ने हैं, कालीबंगा, आहड़ और ये बैराट और गणेश्वर। इनमें 3 थोड़े थोड़े बड़े बड़े से हैं, जैसे जो शुरू वाले 3 हैं, और लास्ट वाला जो है गणेश्वर, वो कोई बहुत ज्यादा उसमें फैक्ट नहीं है, मुश्किल से 5 फैक्ट हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो आज जो है वो हम बैराट के बारे में और गणेश्वर के बारे में इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब देखिए, शुरुआत करते हैं। बैराट मित्रों, आप जानते हैं कि जयपुर से लगभग कितना दूर है? 50 किलोमीटर दूर के आसपास। और इसमें से देखिए क्वेश्चन कई तरह से बनेंगे। क्योंकि ऐतिहासिक रूप से वैसे देखा जाए तो बैराट का महत्व बहुत है। आप पूछेंगे बैराट का महत्व कैसे है? क्योंकि यहां पाषाण काल से लेकर के और मौर्य काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी आप ये मान लीजिए 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के और ये मौर्य काल तक के हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। बाद में भी जो शासक वगैरह रहे तो मिले ही हमें चीजें यहां पे। तो इस वजह से इस स्थान का बहुत महत्व है। और जब इस स्थान की खुदाई शुरू हुई तो वो ये सोच करके ही खुदाई शुरू हुई थी कि चूंकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये इतना महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं महाभारत काल में भी इसका उल्लेख मिलता है। कैसे? विराटनगर, उस समय विराटनगर कहते थे, बैराट तो नाम ये बात का है कि जो पांडव है, पांडवों ने अपना 1 वर्ष का जो अज्ञातवास है वो कहां निकाला था? इसी विराटनगर में निकाला था। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। तो पांडवों ने जो अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास है वो इसी विराटनगर में निकाला था। अलग अलग वेश बदल के उस रूप में रहे थे वो। तो वहां भी इसका महत्व आएगा, उल्लेख मिलता है। और इसके बाद में जब आप जैसे बात करें महाजनपद, तो मैंने आपको बताया था कि 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व का जो काल है वो क्या कहलाता है? महाजनपद काल कहलाता है। उस महाजनपद काल के जो 16 महाजनपद थे उसमें एक महाजनपद ये था मत्स्य। और इस मत्स्य जनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? विराटनगर। यानी जयपुर और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो पूरा किस में आता था? इसी मत्स्य जनपद में आता था। मौर्य काल तक के भी आगे आगे हमें उल्लेख मिलेंगे यहां पर। तो इसलिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका बहुत ज्यादा महत्व है इस स्थान का। और एक लाइन है, अगर वो आप ध्यान में रखें तो रख लीजिएगा, कोई ऐसी जरूरी नहीं है वो याद करना। एक पुरातत्व वेदा हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने इस बैराट के महत्व को लेकर के एक लाइन कही थी कि जो कुछ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को पाकिस्तान में देकर खोया है उससे अधिक हमें बैराट में प्राप्त हुआ है, बैराट में मिला है। तो ये लाइन, अगर क्या लाइन है फिर से सुन लीजिएगा, जो कुछ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को पाकिस्तान में देकर खोया है उससे कहीं अधिक बैराट में मिला है। क्योंकि ये लाइन इन्होंने क्यों कही थी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने? क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ये भारत है, इधर ये पाकिस्तान, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के इतने सबसे महत्वपूर्ण स्थल वो कहां चले गए थे? हिंदू, जब ये भारत आजाद होता है 1947 में, जब बंटवारा, तो पाकिस्तान में। तो हमारे पास क्या बचा था? हालांकि स्थल थे, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वो तो वही थे। तो इसलिए ये जो लाइन है ये बैराट के महत्व को देखते हुए इन्होंने कही थी। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन अगर इस लाइन को लेकर के आ जाए कि ये लाइन किस स्थान के लिए कही गई है, या बीच में बैराट नाम हटा दे और पूछे कि बताओ इससे मिलती जुलती लाइन किसके लिए कही गई है, तो आप ध्यान में रखिएगा बैराट के लिए। तो ये मत्स्य जनपद की राजधानी जो है ये विराटनगर, बैराट में, जिला जयपुर है। और किस नदी के किनारे ये स्थित था? तो वो था बाणगंगा। और बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। अब ये उस दृष्टिकोण से नाम आता है अर्जुन की गंगा की, एक बार जो महारानी द्रौपदी थी उनको प्यास लगी और कोई स्थल वगैरह यहाँ कोई जो है जैसे सोर्स है पानी का कोई था नहीं, तो अर्जुन ने जो है वो तीर चलाया और उस स्थान से जो है वो ये नदी जलधारा जो है ये निकल पड़ी। तो इस तरह की मान्यता है, तो इसलिए जो है इसका नाम अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। ये लाइन होगी। इसके बाद में है, सबसे पहले कैप्टन बर्ट ने यहां 1837 में अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा था। ये 2-3 अंग्रेजों के नाम है, आप ध्यान में रखिएगा। एक तो ये कैप्टन बर्ट का नाम आता है, क्योंकि आप जानते हैं 1837 में तो यहां जो राज है वो किसका था? अंग्रेजों का ही था। तो ये कैप्टन बर्ट ने यहां भाब्रू शिलालेख की खोज की थी।
और इसको कहां, अब ये वर्तमान में कहां रखा हुआ है, ये रखा कोलकाता में। ये पॉइंट आप ध्यान में रखें। इसके बाद में एक कार्लाइल का नाम भी आता है, और कार्लाइल ने 1872 में यहां जो ये पहाड़ी है, भीमसेन पहाड़ी, जिसके भीम की पहाड़ी भी कहा जाता है, वहां पर कोई दूसरे शिलालेख की खोज की थी। तो ये आप थोड़ा ये कुछ पॉइंट है, ध्यान में रख लीजिएगा इनको। इसके बाद में हम बात करते हैं 1936-37 में दयाराम साहनी, और 1962-63 में नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने पुनः यहां उत्खनन कार्य किया। तो देखिए, खोज के रूप में जो कई बार नाम आता है कि इस बैराट के स्थान की खोज किसके द्वारा की गई थी या कैसे, तो उसके अंदर जो है कि सबसे पहले खोज किसके द्वारा की गई, तो वो दयाराम साहनी का नाम है इसमें आता है। भाई कैप्टन बर्ट वगैरह जो है, उन्होंने उससे शिलालेख को खोजा था कि ये बाबरू शिलालेख मिला है। फिर जो दूसरा अंग्रेज था, उसने भी 1872 में बताया कि अच्छा ये देखो, ये भीमसेन पहाड़ी, इसके पास मुझे ये चीज दूसरा शिलालेख मिला है। लेकिन जो ये उत्खनन कार्य में अगर नाम आता है तो दयाराम साहनी का ही नाम है आता है। और तो इसलिए इनका नाम काफी महत्वपूर्ण है कि खोज यहाँ इसके द्वारा है, ये किसके द्वारा की गई थी, इस तरह का उत्खनन कार्य जो है वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, उत्खनन कार्य, खोज ने उत्खनन कार्य, तो फिर दयाराम साहनी का नाम आएगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। 1962-63 में ये हो गया पॉइंट। यहां बिज्जक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी आदि स्थान है। तो ये पहाड़ियों के यहाँ कई नाम हैं। कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि बिज्जक की पहाड़ी कहाँ स्थित है, कौन से जो स्थान से प्राप्त हुई है, या पहाड़ी का नाम वगैरह कौन सा कहाँ है। तो कुछ ये इनके आप ध्यान में रखिएगा, इन पहाड़ियों के नाम। इसके बाद में हम बात करते हैं, यहां से पहाड़ियों की गुफाओं में बड़ी मात्रा में आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र और पत्थरों के औजार मिले हैं। अतः पुरातत्ववेताओं ने इसे आदि मानव की चित्रशाला का नाम दिया। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां आपको मैंने बताया कि ये पाषाण काल से, यानी लगभग आप मान लीजिए 5-6 लाख ईसा पूर्व से हमें वर्तमान तक की चीजें यहां मिली है। तो जब पाषाण काल के अंदर मनुष्य कैसा रहता था, अब जैसे हम आहड़ की बात की, कालीबंगा की बात की, तो यहां तो सारा सिस्टम ही अलग। लेकिन जो पाषाण काल था, तो उसमें मैंने आपको बताया था मनुष्य किस तरह रहता था, जंगली अवस्था में। तो अब जब ये मनुष्य पूरी तरह जंगली अवस्था में रहता था, तो जंगली जानवरों से बचाव के लिए ये मुख्य रूप से अब किस स्थान पर रहेगा, गुफाओं में। जो नेचुरली रूप से कई गुफाएं बनी होती थी, उन गुफाओं में रहता था। और अब जब ये गुफाओं में रहेगा, तो सामने इसके दीवार वगैरह, ये जो शिलाएं हैं, पत्थर है दीवार पर, तो ये बैठा के क्या क्या करेगा, क्या चलो मैं अब यहां पर जो है कुछ पेंटिंग वगैरह बना देता हूं। तो कोई भी पत्थर वगैरह लिया, उससे दीवार पर कुछ इस तरह का बना दिया, जैसे मान लीजिए कोई हिरण है, उसका कोई मनुष्य शिकार कर रहा है, या इस तरह के जो कोई भी इस तरह का डायग्राम वगैरह चित्र बैठे बैठे बना दिए, तो उनको हम कहते हैं शैल चित्र। शैल का मतलब होता है पत्थर, शिलाएं। तो गुफाओं के अंदर इस तरह के जो चित्र हैं वो हमें यहां प्राप्त होते हैं। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, यहां पे जैसे 1837 के अंदर कैप्टन बर्ट का मैंने आपको बताया बाबरू शिलालेख की यहां खोज की थी। तो जब ये बाबरू शिलालेख की खोज की थी, तो बिजक की पहाड़ी के पास में ही कैप्टन जो ये बर्ट है, इसको एक गुफा जो है वो झूलती हुई सी दिखी एक पहाड़ी पे। कितनी लंबी, 73 फीट लंबी, और शक्ल कैसी थी, तोप की शक्ल की बनी हुई। ये 1837 की घटना आपको बता रहा हूं मैं। तो तब उसको देखा, अरे यहां ये क्या चीज है, फिर देखा ये तो गुफा है ये। तो जैसे मान लीजिए मौर्य काल में बौद्ध भिक्षु वगैरह थे, तो उन्होंने भी जो गुफा को एक घर के रूप में प्रयोग किया आसपास जो है। तो इस तरह से इस पहाड़ी के पास में जैसे 2 और गुफाएं मिलती है, तो कई गुफाएं हमें यहां पर प्राप्त होती हैं। चीनी यात्री हैनसांग भी लगभग 634 ईस्वी में यहां पर आता है और बौद्ध मठों की पुष्टि करता है। तो चीनी यात्री हैनसांग का भी जिक्र आता है, आप ध्यान में इसको रख लीजिएगा। और सी यू की इसकी पुस्तक का नाम है। और लगभग 634 ईस्वी में जब वो यहां आया था,
तो वो यहां भी आता है, इस स्थान पर भी आया था बेराट, और कहता है कि यहां बौद्ध मठ वगैरह बने हुए हैं। पांडवों ने अपना 1 वर्ष का जो अज्ञातवास है वो भी यहां राजा विराट के पास में निकाला था। तो एक ये पॉइंट वगैरह आप थोड़ा और, ये तो बता दिया आपको मैंने ऊपर। इसके बाद है, बेराट से एक कपड़े की पोटली मिली है जिसमें 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिसमें 8 पंचमार्क हैं। पंचमार्क जैसे क्या होता है कि पंचमार्क का 5 तरह के मार्क जो होते हैं तो उसको कहते हैं पंचमार्क। तो 36 यहां चांदी की मुद्राएं भी मिली है, उसमें 8 पंचमार्क है, यानी उन पे 5 मार्क हैं। तो ये भी फैक्ट आ जाता है कि 36 चांदी की मुद्राएं हमें किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो वो ये स्थान है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 28 हिंद यवन शासकों की मुद्राएं भी यहां प्राप्त हुई है। तो हिंद यवन मतलब यहां जो ये यवन से मतलब है यूनानी शासक। तो हिंद यूनानी जो शासक हैं उनकी मुद्राएं भी यहां प्राप्त हुई है। और इसके अलावा 16 मुद्राएं हिंद यवन शासक मिनांडर की है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, मिनांडर वाला। मिनांडर जो है वो एक यवन शासक, बहुत महत्वपूर्ण शासक में नाम आता है इसका। और नागसेन के साथ, नागसेन एक बौद्ध भिक्षु था, उसके साथ मिनांडर का एक संवाद है जिस ग्रंथ का नाम है मिलिंद पनो। तो उस मिलिंद पनो जो ग्रंथ है उसमें मिनांडर और नागसेन के मध्य का संवाद है। तो यहां जो 16 मुद्राएं हैं वो हिंद यवन शासक है, किसकी है? मिनांडर की। तो कभी इसका भी शासन था शुरू में, जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो इसका नाम आता है। यहां से शंख लिपि प्राप्त हुई है, यह पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे शंख होता है तो उस शंख तरह के आकार की लिपि है। और यहां पर जैसे मान लीजिए पहले भी आक्रमण वगैरह होते थे, हुणों के आक्रमण वगैरह होते थे, तो यहां जो भी नए बौद्ध भिक्षु वगैरह जैसे जैसे लोग आए, उन्होंने कहा यार जो बाहर से आते हैं ये आक्रमण करते हैं और हमारी चीजों को नष्ट कर देते हैं, तो हम इस तरह की लिपि वगैरह बनाएंगे जिसे कोई आसानी से पढ़ नहीं पाए, कोई समझ नहीं पाए। और वो हकीकत में इनको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। तो ये ध्यान में रखिएगा, शंख लिपि कहां से प्राप्त हुई है, वो हमें इस स्थान से प्राप्त होती है। सवाई राम सिंह के समय यहां से स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई जिसमें संभवतया महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष होंगे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 1837 के अंदर जो कैप्टन बर्ट है उसने यहां पर बाबरू शिलालेख का पता लगाया था, जो पहला शिलालेख था यहां का। उसके बाद में दूसरे शिलालेख का पता आपको बताया कि जो कार्लाइल था उसने दूसरे शिलालेख के बारे में पता लगाया 1872 में। फिर दयाराम साहनीकार, इनका नाम आता है, यह आपने देखे। उसके बाद जैसे कई नाम आएंगे, तो उसमें बीच में जब जयपुर का इतिहास है तो जयपुर के इतिहास में एक शासक का नाम आता है सवाई राम सिंह। तो यहां एक गोल मंदिर है जिसको आप बौद्ध विहार भी कहते हो, इसी स्थान पे बौद्ध विहार या गोल मंदिर नाम है इसका। तो यहां पर सवाई राम सिंह ने जो है वो खुदाई कार्य करवाया था। तो उसको एक स्वर्ण पेटी मिली जिसको आप स्वर्ण मंजूषा या स्वर्ण पेटी कह लो। तो इस स्वर्ण मंजूषा के अंदर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा भी मिली थी। तो अब ये अवशेष का भी आता है कई जगह कि संभवतया महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष होंगे। कई जगह जैसे प्रतिमा का है उसका उल्लेख मिलता है। तो चूंकि ये अवशेष वाली जो लाइन है ये पूरी तरीके से सही नहीं है, ये कहां से कैसे छपना शुरू हुई और धीरे धीरे ये आगे फैलती गई। और महात्मा बुद्ध के कितने अवशेष होंगे जो कि हर जगह यहां भी उनके अवशेष मिल जाएंगे। तो ये इसीलिए इसके नाम के साथ में चूंकि संभवतया है, कोई ऐसा 100% प्रमाण नहीं है, संभवतया कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष होंगे। और प्रतिमा जो है महात्मा बुद्ध की वो तो है ही एक छोटी सी प्रतिमा। अकबर ने यहां एक टकसाल खोली थी। आप देखिए जो मुगलों के समय भी यहां इसका महत्व था। टकसाल क्या होता है? जहां सिक्के डाले जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, मर्द भांडों में अलंकृत घड़े भी हैं जिन पर स्वास्तिक और त्रिरत्न चित्र बने हुए हैं। तो ये भी एक पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिएगा, जो मर्द भांड वगैरह यहां से प्राप्त हुए हैं। तो ये बेराट के बारे में जो भी मेन मेन बातें थी वो सभी हमने देखी। और इसके अलावा अब जैसे अकबर जहांगीर शाहजहां हैं तो उनके काल में ये उन्हीं के अंडर में था सारा जो एरिया है, सारा क्षेत्र जो है। तो ये मेन मेन पॉइंट हैं, ये आपको बता दिया। अब इसमें जितनी भी मेन मेन चीजें थी वो आप ध्यान में रखना।
इसके बाद में अब हम बात करते हैं गणेश्वर के बारे में। तो छोटा सा टॉपिक है, गणेश्वर है कहां पे? सबसे पहले सीकर में है। और कहां पर, कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे। चूंकि इसका समय जो है वो लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2800 या 2800 है ईसा पूर्व का समय है। तो यानी सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले का समय है किसका? गणेश्वर का। तो चूंकि गणेश्वर का पहले का समय है तो कौन से समय के ये है? ताम्र पाषाण काल। ये मैंने आपको 2-3 वीडियो में, जैसे जो लास्ट वीडियो है उन सब में बताता आ रहा हूं। और चूंकि इतनी प्राचीन है ताम्र के अंदर, इसलिए ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है किसको? गणेश्वर को। और कभी यह क्वेश्चन आ जाए कि ताम्र नगरी किसको कहते हैं, तो फिर हो जाएगा आहड़। तो ये कुछ पॉइंट का आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में आता है कि यहां जो उत्खनन कार्य शुरू होता है तो 1977 में पहले जो है आरसी अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल, और फिर जो विजय कुमार हैं 78-79 में, इनके निर्देशन में जो आगे खुदाई होती गई। इसके अलावा तांबा परिशोधन कारखाना यहां से प्राप्त हुआ है। अब ये तांबा देखिए, आसपास इस क्षेत्र में तांबा कहां से लाते थे? झुंझुनू में जो खेतड़ी है आप जानते हैं, भंडार है तांबा का। तो आसपास के क्षेत्रों से ये खेतड़ी शेर जैसे इधर उधर से तांबा लाते थे, और वो तांबा जो है उस तांबे का ये परिशोधन, उस तांबे को साफ करते थे। साफ करने के बाद में जो है उस तांबे का प्रयोग किया जाता था। तो इतनी प्राचीन होने के बाद में भी इनके पास में इस तरह की टेक्निक थी। उसके बाद में बात करते हैं, ताम्र निर्मित मछली पकड़ने का कांटा यहां से प्राप्त हुआ है, इस स्थान से। तो ये पॉइंट भी आपके लिए, मछली पकड़ने वाला जो है कांटे वाला, तो एग्जाम में कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा कि मछली पकड़ने का कांटा कहां से प्राप्त हुआ है। तो ये जैसे कांतली नदी थी तो मछली वगैरह पकड़ते होंगे उसमें। और चूंकि सभ्यता कौन से समय की है? ताम्र पाषाण काल। तो तांबे का ये मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। मकान कच्चे, लेकिन नींव में जो क्या है वो पत्थरों से निर्मित है। अब ये चीज मैंने आपको आहड़ जब पढ़ाया उस टाइम भी मैंने आपको बताई था ये चीज, कि मकान कच्चे जरूर होते थे ऊपर, कुछ जगह से पक्के भी मिले हैं, लेकिन मेनली कच्चे मकान। लेकिन नींव जो था उसमें क्या होता था? पत्थर होता था। और यही चीज आपको कहां मिलती है? गणेश्वर में। और यहां के लोग मध्य एशिया और पश्चिमी देशों से तांबे का व्यापार भी करते थे। तो ये कुछ मेन पॉइंट है, आप इनका ध्यान में रखिएगा। बाकी जैसे गणेश्वर सभ्यता के लोग हैं तो ये बैल है, या जैसे सुअर, कुत्ता, गधे, मुर्गे, भेड़, बकरीर, तो ये सब जानवरों से परिचित थे। मांसाहार का प्रयोग करते थे। देखिए, मांस का प्रयोग तो मनुष्य शुरू से ही करता था। जब से मनुष्य बना है जंगल में रहता था तो शुरू में इन्हीं चीजों का प्रयोग करता था। कोई जानवर दिखा, कोई पशु दिखा, उसको मार करके खा गया। फिर धीरे धीरे आग का आविष्कार किया उसने, तो फिर आग से वो मांस को क्या लग गया? मांस को पकाने लगे। तो मांस तो हर सभ्यताओं में आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। तो ये मित्रों मेन जो जितने महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं इन सभ्यता स्थलों से संबंधित, वो आपके सामने मैंने रखे हैं। और मुझे पूरी आशा है कि आपके बहुत अच्छी चीजें समझ में आ रही होगी। आप इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इनका बार बार रिवीजन कीजिएगा। कई विद्यार्थी मेरे से अभी भी ये पूछ रहे हैं कि सर हम क्या इसके अलावा कुछ बुक्स पढ़ें, या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो एक बार फिर से आपको बता दूं, आपको यहां वीडियो लेक्चर देखने हैं मेरे, प्लस जो मैं नोट्स आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में जहां वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो वीडियो के पास ही 1-2 वीडियो के आसपास ही ये पीडीएफ फॉर्मेट का जो नोट्स हैं ये भी उसके आसपास ही अपलोड कर रहा हूं, ताकि आप जैसे वीडियो देखो तो उसी के पास ही आपको नोट्स मिल जाए। पहले मैं सोचा था अलग से फोल्डर बना देंगे, लेकिन अब अलग से फोल्डर में फिर आपको बैक जाके फिर वापस नोट्स अलग से देखना पड़ेगा। तो इसलिए वो जहां जहां वीडियो है उनके आसपास ही ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कुछ नोट्स मान लीजिए एक पीडीएफ के अंदर ही आपको 3-4 टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे आहड़ का वीडियो अलग बना है और ये वीडियो अलग बना है, लेकिन नोट्स उसमें आहड़, बैराट और गणेश्वर इन तीनों की एक पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अपलोड कर देंगे वहां। तो इस तरीके से तो क्या क्या पढ़ना है, वीडियोस देखने हैं बहुत अच्छे से, नोट्स है ये बहुत अच्छे से पढ़ने हैं आपको जो पीडीएफ फॉर्मेट में दे रहा हूं। इसके साथ आप जब मार्केट में नया मैटर वगैरह, मतलब नई कोई गाइड वगैरह छप जाए, तो एक सहायता के लिए, एक सपोर्ट के लिए एक एक्स्ट्रा गाइड रख लेना।
तो कुछ बचा कुचा मैटर वगैरह होगा वो आप वहां से पढ़ सकते हैं। देखिए ऑथेंटिक किताबों का क्या होता है, मतलब उनका ऑथेंटिक किताबों का महत्व क्या होता है कि वो समझने में काम आती है कंसेप्ट, कि मेन कंसेप्ट क्या है। तो वो कंसेप्ट तो मैं आपको सारा यहां दे रहा हूं, एक एक चीज आपको समझा रहा हूं कि कौन सी घटना कैसे क्या कहां है। जितनी बातें ऑथेंटिक किताबों की है वो सब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक एक चीज यहां समझा रहा हूं, यही ऑथेंटिक किताबों में है। तो आपको सपोर्ट के लिए अलग अलग ऑथेंटिक किताबें लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और फिर भी कोई लेना चाहे तो यूट्यूब पे मैंने वीडियो बनाया था फर्स्ट पेपर का, कि फर्स्ट पेपर के लिए आप कौन सी किताब पढ़ें क्या पढ़ें। तो वहां मैंने कम से कम 6 7 8 किताबें, 7 8 क्या ज्यादा ही बताई होगी, कम से कम 8 10 ऑथेंटिक किताबें बताई होगी। तो अगर आपकी श्रद्धा ही हो कि नहीं नहीं हमें तो पढ़नी है, तो फिर आप वो किताबें खरीद सकते हैं, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। लेकिन आपने ये लिया है कोर्स, तो ये कोर्स लेने के बाद में आपको अलग अलग ऑथेंटिक किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट से कोई भी एक गाइड ले लेना, जब अभी तो लेने की आवश्यकता नहीं है। नया मार्केट में नई गाइड वगैरह जब आ जाए तो अगर आ गई है तो ले लेना, नहीं आई है तो बाद में ले लेना। इतना आप कर लीजिए। दूसरी बात, जो मैं वीडियो लेक्चर यहां पढ़ा रहा हूं आपको, और दूसरे जो नोट्स यहां मैं ये दे रहा हूं आपको मेरे लिखे हुए, ये आपको अच्छे से एक एक चीज आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर ये चीज आपके टिप्स पे नहीं है तो फिर आप चाहे कितना ही पढ़ते रहो उसका कोई मतलब नहीं है। ये चीज आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि मैं जो नोट्स वगैरह मैंने बनाए हैं, तो ऑथेंटिक जो बुक्स है उनसे तो मैटर लिया ही लिया है, उसके साथ ही पिछले वर्षों में जो आए हुए पेपर है, किस आधार पर कितने पेपर कैसे क्वेश्चन आते हैं पूरे राजस्थान में। जैसे हर बार ये एग्जाम होते हैं अलग अलग, तो उसमें राजस्थान जीके वाले क्वेश्चन आते हैं, तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, कोई महत्वपूर्ण पॉइंट मुझे लगा हो तो वो मैंने चीजें ऐड की है। तो ये नोट्स तो आपके लिए समझ लीजिए कि एक जो मेन मेन मक्खन की तरह है ये, जिसको आप प्योर घी कह सकते हो, शुद्ध घी। तो आज के वीडियो में इतना ही। और इसके आगे ये आपका जो सिलेबस है, इसमें ये जो पहला पॉइंट है ये आपका हो गया कंप्लीट, एनिशियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान। तो क्या क्या पढ़ना था इसमें, हमें ये 4 स्थान पढ़ने थे, कालीबंगा पढ़ना था, आहड़ था, गणेश्वर था और बेराट। ये चारों हमारे कंप्लीट हो गए। अब आगे हमें राजस्थान की हिस्ट्री पढ़नी है 8वीं से 18वीं शताब्दी। तो मतलब 8वीं से 18वीं कब, ये गुजर प्रतिहारों का मुख्य रूप से जो मेन समय आता है वो 8वीं शताब्दी से ही आता है। हालांकि 6ठी शताब्दी में भी आ गए थे मंडोर से, लेकिन फिर भी मेन जो समय है वो तो वही है 8वीं से 10वीं शताब्दी के लगभग समय का। तो अब जो आगे हम पढ़ेंगे वो गुजर प्रतिहार पढ़ेंगे, ये पूरे पढ़ने हैं कंप्लीट। चौहानों में हमें अजमेर के चौहान पढ़ने हैं, और दिल्ली सल्तनत के साथ जो रिश्ता है तो वो किसके पढ़ने हैं, मेवाड़ के, रणथंभौर के और जालोर के। तो ये इनमें मैं आपको सारा समझा चुका हूं सिलेबस वाले में। फिर हम ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये, और इस तरह से आगे टॉपिक जो है पॉइंट टू पॉइंट हम सारा चलते जाएंगे, और इस तरह बहुत अच्छे से आपका सिलेबस हो जाएगा। और एक और भी कुछ चीजें हैं, जैसे शुरू में हो सकता है आप में जोश बहुत ज्यादा हो अभी, लेकिन समय के साथ साथ विद्यार्थियों मैंने देखा है कि शुरू में जितना जोश होता है कोर्स लेते टाइम और शुरू के 5 10 15 दिनों में, उसके बाद उनमें उतना जोश नहीं रहता। और वीडियो भी जो है वो ऐसे ही रहते हैं। वो फिर ये सोचते हैं कि वीडियो अपलोड तो हो ही रहे हैं, और 15 महीने का भी हमारे पास समय है, मतलब अभी जैसे वैलिडिटी है, तो कि भाई जिस जिस दिन कोर्स लिया उसे 15 मंथ तक आपके पास रहेगा। तो फिर वो देखता है कि मैं बाद में देख लूंगा, बाद में देख लूंगा, और वीडियो एक बार इकट्ठा होते जाएंगे तो फिर वो इकट्ठे ही होते जाएंगे। तो बस इतनी आप सुविधा रखें कि आप 24 आवर्स के अंदर इन वीडियो को देख डालें। जैसे मान लीजिए मैंने अपलोड कर दिया, तो अपलोड करते ही कोई देखना जरूरी नहीं। आप जैसे शाम को वीडियो आया और उस वक्त आप कोई कोई घर का काम कर रहे हो, आप बिजी हो, कोई इस तरह के काम है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उस टाइम वीडियो देखो, अगले दिन देख लो सुबह। मैंने तो एक टाइम बता दिया कि इसके आसपास, टाइम के आसपास जो है वो वीडियो हो जाएगा अपलोड। तो उसके बाद आपकी श्रद्धा है, आप चाहे रात को देखो, आप फ्री होके चाहे सुबह मॉर्निंग में उठ के देखो, कि सुबह 4:30 बजे 5 बजे उठ के उसके बाद आप अपना वीडियो देखने लगे। आराम से एक साथ एक वीडियो को पूरा कंप्लीटली एक बार में देखना है। तो अपनी सुविधा से आप जब चाहो आप वीडियो देख सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, और संडे को ऑफ रहता है, छुट्टी रहती है। तो नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगा वो मंडे को होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।